हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज है आपकी क्लास 12 हिंदी टॉपर सीरीज की 5वीं वीडियो। ठीक है, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। जैसा कि हमने आपको बताया था, हिंदी टॉपर सीरीज में आपको टॉपिक वाइज वीडियोस मिलेंगी और हमने 4 वीडियोस आपकी डाल दी हैं। एमसीक्यूज क्वेश्चन डाल दी, एमसीक्यूज की आपकी 3 वीडियो आएंगी। तो एक वीडियो आपकी पढ़ चुकी है, 2 वीडियो आपकी रह गई हैं। और ये एमसीक्यूज कौन से होंगे? 2025 के सातों सेट में जितने भी एमसीक्यू पूछे होंगे वो सारी इन 3 वीडियो में हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो 3 एमसीक्यूज की वीडियो आएंगी, इसमें से एक वीडियो पढ़ चुकी है। साहित्यिक परिचय लिखना सिखा दिया, वो वीडियो भी हमने आपको डाल दी, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट वो भी सब डाल दिए। तो पिछली 4 वीडियो अगर आप वो देख लेते हैं, 100% बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, और ये टॉपर सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रस, छंद, अलंकार, जो कि बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर आपके पक्के करेगा, और ट्रिक भी बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हास्य रस की परिभाषा। क्या है परिभाषा? हास्य रस का स्थायी भाव हास है। किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वहां हास्य रस होता है, या वह हास्य रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, तो ये है हास्य रस की परिभाषा। आपको क्या करना है? आपको सभी रस के स्थायी भाव याद होने चाहिए। जैसे हास्य रस का स्थायी भाव हास है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, और करुण रस का स्थायी भाव शोक है। तो इस टाइप से आपको हास्य रस मतलब जो स्थायी भाव होते हैं, स्थायी भाव आपको याद होने चाहिए। अगर आपको स्थायी भाव याद है तो आप परिभाषा भी लिख सकते हैं। अगर आपको स्थायी भाव याद नहीं है तो आपकी परिभाषा गलत हो जाएगी। तो इसलिए स्थायी भाव सबके आपको याद होने चाहिए। ठीक, तो परिभाषा सबसे पहले लिखेंगे। परिभाषा: हास्य रस का स्थायी भाव हास है। किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वहां हास्य रस होता है, या वहां हास्य रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, परिभाषा लिखने के बाद आपको उदाहरण लिखना है। पेपर में कैसे पूछा जाता है? हास्य रस तथा अथवा हास रस अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। उसमें से आपको एक करनी होगी, तो आप चाहे करुण रस की कर लीजिए, चाहे हास रस की कर लीजिए। ठीक, उदाहरण सहित समझाए तो आपको एक उदाहरण भी लिखना होगा। 1 नंबर आपका परिभाषा से मिलता है और 1 नंबर आपको उदाहरण से मिलता है। 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो उदाहरण क्या है? उदाहरण आपको लिखना हास्य से रिलेटेड, मतलब थोड़ा हंसी वाला हो। तो हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। तो एक हास्य रस का हमने उदाहरण लिख दिया। आप 2-3 याद करके जाइएगा जिससे कि भूल ना जाए। तो 2 आप याद कर लीजिए, जिससे कि एक अगर भूल गए तो दूसरा आप लिख सकते हैं। तो ये वाला बहुत ही सिंपल, आप बहुत ही इजीली याद कर सकते हैं। हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। ठीक, उदाहरण लिखने के बाद स्पष्टीकरण हमने समझाया, बट आपको लिखना नहीं है। जितना आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए उतना ही आपको लिखना होगा। ठीक है, अगर आपके पास समय है तो आप स्पष्टीकरण लिख सकते हैं, अगर समय नहीं है तो आप स्पष्टीकरण ना लिखें, क्योंकि फालतू का समय बर्बाद नहीं करना है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्या पूछा जाता है? हास रस की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। उदाहरण सहित समझाइए, ना कि स्पष्टीकरण पूछा जाता है। ठीक है, तो परिभाषा लिख देना और उदाहरण लिख देना, आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। फिर भी हमने स्पष्टीकरण समझा दी जिससे कि आपको पता होना चाहिए। तो हेडिंग डालना है स्पष्टीकरण, और लिखना क्या है? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये 4 चीजें लिखनी होती हैं। स्थायी भाव क्या है? हास। विभाव क्या है? अलंबन, विकृत व्यक्ति। ठीक है, और अनुभाव क्या है? हंसना। संचारी भाव क्या है? हर्ष, चपलता आदि। ठीक, तो स्पष्टीकरण आपको लिखना नहीं, हमने समझा दिया, क्योंकि जो पूछा जाए वही लिखना है। ठीक है, तो ये थी हास रस की परिभाषा। इसके बाद कौन सी है? करुण रस। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो हम 3 आपको परिभाषा करवाएंगे, तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आप 3 भी पढ़ लेते हैं तो 2026 में 3 में से ही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाएंगी। ठीक है, तो ये 3 तैयार कर लीजिए आज की इस वीडियो में जो भी हम करवाए। तो करुण रस की परिभाषा क्या है? करुण रस का स्थायी भाव शोक है। शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। अब ट्रिक हम आपको बताएं, तीनों परिभाषा आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। बस आपको क्या पता होना चाहिए?
स्थायी भाव पता होनी चाहिए। सारी परिभाषा सेम है, बस खाली स्थायी भाव को चेंज करना है, बाकी परिभाषा आपको सेम यही छाप देनी, ठीक है। अब करुण रस में क्या है, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। इसी टाइप से आप वीर रस की भी लिख सकते हैं। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। उत्साह नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब वीर रस की निष्पत्ति होती है। सब में आपको यही छाप देना, बस आपको स्थायी भाव चेंज करना, बाकी परिभाषा सेम लिख देनी, ठीक है। तो स्थायी भाव याद होना चाहिए, बाकी परिभाषा आपको सेम लिख देनी, ठीक। उसके बाद एक करुण रस का आपको उदाहरण लिख देना, मतलब शोक वाला, ठीक है, दुख वाला। अब क्या लिख दिया, एक उदाहरण लिख दिया कि पिता के वध की खबर सुनी राम मूर्छित हो गए, अश्रु भय हृदय कांपा, वचन मुख से ना निकले, ठीक। तो एक शोक वाला आपको उदाहरण लिख देना है। दो दो आपको हर परिभाषा का उदाहरण याद करके जाना है, तो जो आपको याद रहेगा वो आप लिख देंगे, क्योंकि अब इन एग्जाम टाइम लोग भूल जाते हैं, तो दो अगर आप याद करेंगे, एक अगर भूल जाएंगे तो दूसरा आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो उदाहरण लिख देना। उसके बाद हमने इसमें लिख दिया कि इस उदाहरण में राम के दुख, अश्रु और मूर्छा की स्थिति करुण रस को प्रकट करती है। लिखना चाहे तो आप लिख दीजिए, वरना तो सिर्फ परिभाषा और उदाहरण लिख दीजिए। वो तो हमने आपके लिए समझाने के लिए ये लिखा है, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। उसके बाद स्पष्टीकरण भी सेम होता है। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव बताना होता है। स्थायी भाव क्या है, शोक मतलब दुख। विभाव क्या, दुखद पात्र परिस्थिति। अनुभाव क्या, आंसू बहाना, ठंडी सांस लेना, सिर झुकाना। और संचारी भाव क्या, निराश, व्याकुलता और उदासी, ठीक। स्पष्टीकरण में चार चीजें बतानी होती हैं। फिलहाल आपको सिर्फ परिभाषा और उदाहरण लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद वीर रस है। वीर रस में भी कुछ नहीं, वही सेम, बस खाली आपको स्थायी भाव चेंज करना है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से, यहाँ पे विभाव अनुभाव यहाँ पे आएगा, ठीक है। स्थायी भाव, विभाव, यहाँ पे अनुभाव आएगा, ठीक है। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो वीर रस की निष्पत्ति होती है। सेम आपको छापना है, बस आपको स्थायी भाव याद होना चाहिए, सेम लिख देना है, ठीक है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव की से संयोग करता है तब वीर रस की निष्पत्ति होती है, ठीक है। वीर रस का एक उदाहरण लिख देना है। उदाहरण क्या लिख दिया, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी। या तो आप ये लिख सकते हैं या दूसरा उदाहरण लिख सकते हैं, चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी उपजा किरोधा, ठीक है। तो कोई आपको वीर रस वाला उदाहरण लिख देना, ठीक। तो ये तीन परिभाषा आपकी रस की है, और ये तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप इन तीन को भी तैयार कर लेते हैं, 100% बोर्ड एग्जाम में इन तीन के बाहर नहीं पहुंची जाएंगी, ठीक है। तो ये थी आपकी रस की परिभाषा। अब हम लोग पढ़ेंगे अलंकार। तो सबसे पहले आपके अलंकार में परिभाषा है उपमा अलंकार। तो परिभाषा आपको हेडिंग डालनी, लिखनी है। उपमा जिसके लिए उपमा दी जाती है। उपमा क्या होती है, जिसके लिए उपमा दी जाती है। और उपमान उपमे की जिसके साथ तुलना की जाती है, ठीक है। उपमा क्या होता है, जिसके लिए उपमा दी जाती है। और उपमान क्या होता है, उपमे की जिसके साथ तुलना की जाती है। के समान धर्म कथन को उपमा अलंकार कहते हैं। इसके चार अंग भी होते हैं। आप लिखना चाहो लिख देना, वरना तो यहाँ तक ही परिभाषा लिख सकते हैं। उपमेय, उपमान, वाचक, साधारण धर्म, इसके क्या होते हैं, चार उदाहरण होते हैं, ठीक, अंग होते हैं। उसके बाद उदाहरण आपको लिख देना, हरिपद कमल कोमल से, ठीक, हरिपद कमल कोमल से। तो ये आपको एक उदाहरण लिख देना। स्पष्टीकरण आपको नहीं लिखना है, बस खाली समझाने के लिए लिखा है। तो उपमेय क्या है, हरिपद। उपमान क्या है, कमल। अब उपमेय क्या होती है, जिसके लिए क्या होती है, उपमा दी जाती है। और उपमान क्या होता है, उपमेय की जिसके साथ तुलना की जाती है। तो उपमेय क्या है, उपमेय क्या है, हरिपद। और कमल क्या है, उपमेय की जिसके साथ तुलना की। इसमें कहा हरि पद कोमल कमल से, जो हरि के पद है वो कोमल कमल से है, ठीक है। तो इसमें जो कमल है वो क्या है, उपमान है। और वाचक क्या है, से। और साधारण धर्म क्या है, कोमलता, ठीक। उसके बाद हम लोग कौन सी पढ़ेंगे, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या होती है, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार कहते हैं। मतलब एक ही वर्ण बार बार आवृत्ति, मतलब बार बार एक ही वर्ण आता हो तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण, कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम
बारी बारी। अब इसमें देखो का एक बार आया, एक बार ये आया, तो जहां पे वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहां पे क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, वह कौन सा उदाहरण होगा, अनुप्रास अलंकार का उदाहरण होगा। बहुत ही इजी है, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक, स्पष्टीकरण में आप लिखना चाहें लिख देते हैं कि इस उदाहरण में का भा रा घा मा अक्षर अधिक बार आए वह अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो जिस उदाहरण में बार बार वर्ण की आवृत्ति हो अनुप्रास अलंकार कहलाते हैं। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा क्या होती है, जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आते हैं और उनके अर्थ अलग होते हैं, यमक अलंकार कहलाते हैं। ठीक है, यमक अलंकार क्या होते हैं, मतलब शब्द रिपीट अगर हो रहे हैं और उनके अर्थ अलग अलग होते हैं तो यमक अलंकार होता है। ठीक, उदाहरण क्या है, काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले। अब इसमें कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा है, घटा शब्द बार बार आ रहा पर इसके अर्थ क्या होंगे, अलग होंगे। ठीक, तो स्पष्टीकरण आपको इसमें लिख के दिखाना हो। अलंकार अगर आप कर रहे हैं कोई सा भी तो इसमें स्पष्टीकरण अगर आप लिखेंगे तो अच्छा भी लगेगा और एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ इस बच्चे को पता है। ठीक, तो अलंकार अगर आप कर रहे हैं तो स्पष्टीकरण आप कर लीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो स्पष्टीकरण अगर आप करके दिखाएंगे तो एग्जामिनर खुश भी होगा और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें स्पष्टीकरण करना जरूरी है। अब इसमें बताना भी तो कि कौन सा शब्द बार बार आया, तो स्पष्टीकरण में लिख के दिखाना है कि उस उदाहरण में घटा शब्द दो बार आया और दोनों स्थानों पर उसका अर्थ भिन्न भिन्न। एक में जैसे काली घटा है तो एक घटा का अर्थ है बादल और दूसरे घटा का अर्थ है कम या घट गया। ठीक है, तो अलंकार अगर आप कोई भी कर रहे हैं तो इसमें स्पष्टीकरण आपको करके दिखाना है। जैसे अनुप्रास अलंकार में क्या कहा है कि एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही। अब आप खाली उदाहरण लिख देंगे तो कैसे पता लगे कि कौन सी वर्ड की बार बार आवृत्ति हो रही, तो आपको स्पष्टीकरण लिख के दिखाना है। नीचे उसमें लिखना है कि उदाहरण में का भा रा घा मा अक्षर एक अधिक बार आए वह अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, तो अलंकार में आप स्पष्टीकरण जरूर लिखें, इससे क्या होगा एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। बाकी रस में आप स्पष्टीकरण ना लिखे, सिर्फ उदाहरण और परिभाषा लिखेंगे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें आपको स्पष्टीकरण करके दिखाना होगा क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसा है, इसमें पूछा जाता है। अब जैसे दो या दो से अधिक बार जो वर्ड शब्द आए हैं वो दिखाना भी तो होगा, बताना भी तो होगा कि हाँ ये शब्द बार बार आए हैं, तो इसलिए आपको इसमें स्पष्टीकरण करना होगा। तो कौन कौन से अलंकार पढ़े, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार, ये तीनों ही परिभाषा इंपॉर्टेंट है, इन्हें तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी श्लेष अलंकार और भी अलंकार की परिभाषाएं वो भी आपको तैयार कर लेना। तो अब हम लोग पढ़ेंगे छंद। छंद में कौन कौन सी परिभाषाएं पढ़ेंगे, तीन चार होती हैं आपकी छंद में, चौपाई, दोहा, सोरठा और कुंडलिया। तो चार में से अगर आप तीन भी तैयार कर लेते, ये तीन ही बोर्ड एग्जाम 2026 में आपके 2 नंबर पक्के कर लेगी। ठीक है, तो तीन बस आप तैयार कर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम आपको तीन करवा भी देंगे, चौपाई की, दोहा की और सोरठा की। ये तीनों ही बहुत इजी और ट्रिक बताएंगे इसकी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे छंद में चौपाई के लक्षण। ठीक है, इसमें परिभाषा नहीं कही जाती, पूछा जाता है छंद तथा छंद अथवा दोहा के लक्षण उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, तो परिभाषा आप कह सकते हैं बट लक्षण होते हैं। ठीक है, तो चौपाई लिख के आप लिखेंगे यह एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है और अंत में 2 गुरु होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, यह एक सममात्रिक छंद होता है। इसमें कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। ये देखिए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसमें कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं और अंत में 2 गुरु होते हैं। अब ये गुरु क्या है, ये इसे हम लोग कहते हैं गुरु। तो अंत में 2 क्या होते हैं, गुरु होते हैं। ठीक, अब आप कहेंगे ये क्या है और ये क्या है, तो इसे हम लोग बोलते हैं लघु, इसे बोलते हैं दीर्घ। अब ये दीर्घ कब लगता है, मात्राएं भी आपको बताएंगे कि कौन सा दीर्घ कहाँ लगेगा और लघु कहाँ लगेगा। तो जो लघु होता है वो लगता है आपका छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, इन सब पे लगता है। ठीक है, और दीर्घ है, दीर्घ आपका लगता है बड़ी ई, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ू ऊ, ओ, औ, इस पे लगता है दीर्घ। ठीक है, तो दीर्घ किस पे लगता है, बड़ी मात्रा, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, छोटा बड़ा ऊ और ओ, औ, ये सब किस पे लगता है, ये लगता है दीर्घ।
ठीक है। जहां पे भी आपको अंग अंग की भी अगर हो तो क्या लगेगा, दीर्घ लगेगा। आ हो तब भी दीर्घ लगेगा, औ हो तब भी दीर्घ लगेगा, ओ हो तब भी दीर्घ लगेगा। ठीक है। और लघु किस में लगेगा, लघु सिर्फ छोटा आ, छोटा ऊ, छोटी ई और री से री से। ठीक है। तो समझ में आ गया। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लक्षण लिखेंगे। क्या है, यह एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और अंत में गुरु होना चाहिए। मतलब जब आपका चरण खत्म हो तो अंत में क्या हो, गुरु होने चाहिए। ठीक है। तो हमने एक उदाहरण लिख दिया। उदाहरण क्या लिख दिया, बंदौ गुरु पद पुदम पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमय मुरमय चूरन चारु समल सकल भव भव रूज परिवारु। ठीक। अब मात्राएं कैसी लगेगी, अभी हमने बताया था अंग है तो कौन सी लगेगा, लघु लगेगा। ठीक। तो ये क्या है, लघु। और लघु को कितना गिना जाता है, 2 गिना जाता है और दीर्घ को 1 गिना जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या लगेगा, लघु लगेगा, दीर्घ दीर्घ तो कितनी हो गई, 4 हो गई। इसमें भी क्योंकि छोटा ऊ है तो लघु लगेगा, ये भी छोटा ऊ की पाई लगी तो लघु लगेगा। ठीक है। तो ये बस आपको पहचानना है। तो इसमें टोटल कितनी मात्राएं, 2 4 और 6 8 11 12 और 4 16। तो प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होनी चाहिए, तो 16 हो गई। ठीक है। इसमें देखिए 3 और 4 7, 3 4 7 10 11 12 और 4 16। तो प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होनी चाहिए और अंत में गुरु होगा। तो अंत में सबके चरण में गुरु है। ठीक है। तो यही क्या है, चौपाई। बहुत ही इजी है। चाहे आप ये लिख सकते हैं, चाहे चौपाई में आप लिख सकते हैं। बहुत से लोग सबसे इजी उदाहरण देखते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम उदित अतुलित बलिधामा। तो आप चौपाई में ये भी लिख सकते हैं। ठीक है। चौपाई में उदाहरण आप जय हनुमान वाला भी लिख सकते हैं, वरना तो आप ये लिख दीजिए। ठीक है। अब कौन सी पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे हम लोग दोहा। दोहा की परिभाषा। दोहा, दोहा में क्या होता है, तो दोहा का लक्षण लिखिएगा। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। क्या है, अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। ठीक है। दोहा क्या है, अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें भी 4 चरण होते हैं, 1 2 3 4, 4 चरण इसमें भी होते हैं। ठीक है। इसके पहले और जो तीसरे में होती है 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में होती है 11-11 मात्राएं। ठीक है। तो लक्षण लिखने के बाद आपको उदाहरण लिखना है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। ठीक है। उसके बाद मात्राएं लगा दीजिए। इसमें सब में क्या लगेंगी, लघु लगेंगी। इसमें दीर्घ लगेगी क्योंकि बड़ा आ है और बड़ी ई है। ठीक है। तो इसमें दीर्घ लगेगी। उसके बाद ये पाई कितनी है, गिन लीजिए। तो सबसे पहले और तीसरे चरण में कितनी, 13-13 मात्राएं। तो इसमें 4 6 4 4 8 9 और 4 कितनी, 13 हो गई। तो पहले में 13 हो गई, तीसरे में 4 5 और 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 इसमें हो गई। ठीक है। इसमें 11-11 मात्रा हुई। तो पहले और तीसरे में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11। ठीक है। इसमें होंगी 13 और इसमें 11-11। ठीक। तो ये है दोहा की परिभाषा। उसके बाद है सोरठा। सोरठा क्या होता है, सोरठा दोहा का उल्टा होता है। ठीक है। सोरठा क्या होता है, दोहा का उल्टा होता है। तो इसका लक्षण क्या है, सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद है। ये भी क्या है, अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें भी 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है और ये दोहा का उल्टा होता है। ठीक है। उसमें क्या होता था, उसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती थी, दूसरे और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती। इसमें उल्टा है। इसमें पहले और दूसरे चरण में 11-11, दूसरे और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं। ठीक है। इसमें क्या करना है, जैसे आपने जो उदाहरण लिखा इसका उल्टा लिख दीजिए। बिन पानी सब सून, रहीमन पानी राखिए, मोती मानस चून, पानी गए ना उबरे। इसका उल्टा कर दिया। ठीक है। तो आप ये भी उल्टा करके लिख सकते हैं। जो आप दोहा में लिखे वही सोरठा में भी लिख सकते हो उदाहरण। ठीक है। दोहा में सीधा लिखना और सोरठा में आप उल्टा करके लिख दीजिए। अब तो हमने इसमें अलग लिखा उदाहरण। क्या लिखा, निजमन मुकुर सुधार, सिर गुरु चरण सरोज रज, जो दायक फल 4, वरुण रघुवर बिमल जसु। ठीक है। तो इसमें पहले और तीसरे चरण में कितनी, 11-11 होंगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है। तो इसमें पहले चरण में 11 और तीसरे चरण में 11 और इसमें कितनी होंगी, 13-13 मात्राएं। तो ये क्या है, सोरठा। तो याद रखिएगा सोरठा जो होता है दोहा का
उल्टा होता है। तो आप अगर दोहा का उदाहरण पढ़ के जाओ तो उसका उल्टा लिख दीजिए बस, ठीक है। एक और उदाहरण लिखा है, ये उदाहरण हमने दोहा का ही उल्टा लिख दिया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ दोहा का उदाहरण याद कर लेना और सोरठा में उसका उल्टा लिख देना है, ठीक। तो यहाँ पे आपका दोहा में भी उदाहरण चल जाएगा और सोरठा में भी उदाहरण चल जाएगा, ठीक है। तो जो हमने रहीमन वाला लिखा है उसका उल्टा ही हमने दूसरा उदाहरण लिख के दिखाया है। बिन पानी सब सून, रहीमन पानी राखिए, मोती मानुष चून, पानी गए न उबरे, ठीक। तो ये किसका है, दोहा का उल्टा है। तो सोरठा में क्या होता है, सोरठा जो होता है वो दोहा का उल्टा होता है, बस कुछ नहीं होता है। इसीलिए इसमें क्या हो जाती है, पहले और तीसरे चरण में मात्राएं 11-11 हो जाती और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। और दोहा में क्या होता है, दोहा में पहले और तीसरे चरण में 13-13 होती है, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, ठीक। तो ये था आपका छंद, जिसमें हमने आपको 3 परिभाषाएं करवा दी। इसी टाइप से हमने तीनों में 3-3 आपको करवा दी। रस की भी हमने 3 परिभाषाएं कराई हैं, छंद में भी आपको 3 करवाई और अलंकार में भी आपको 3 परिभाषाएं करा दी, ठीक। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो थी आज की। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम इसकी पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करवा देंगे। उसके लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल पहले जाकर ज्वाइन कर लेना है और कमेंट में लिखना है पीडीएफ। और इसकी हिंदी टॉपर सीरीज की प्लेलिस्ट हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, जाकर उस प्लेलिस्ट को जरूर से जरूर देख लीजिए, क्योंकि वो प्लेलिस्ट में हमने सारे ही 2025 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को ऐड किया, क्योंकि उसमें हम 2025 के सारे ही पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। तो जाकर उस प्लेलिस्ट को देख लीजिए, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जितने भी स्टूडेंट हिंदी में 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं यूपी बोर्ड 2026 में, तो वो प्लेलिस्ट आपको जरूर से जरूर देख लेना। और चैनल पे अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे एक और अगली शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।